जय हिंद दोस्तों। जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बहुत तगड़े मोड़ ले रही है और ऐसे में यही एक नया मोड़ जो है, ऐसा ही एक नया मोड़ इजराइल और ईरान के मामले में है, जो जन्मजात दुश्मन हैं और जन्मजात दुश्मन होने की वजह से इनके बीच में कंट्रोवर्सीज लगातार चलती रहती हैं। लेकिन वो सिचुएशन नए राष्ट्रपति के आने के बाद बदल चुकी हैं और जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा कि क्या इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, तो उसकी तैयारी लगभग हो चुकी है, या यूं कहिए कि कहीं ना कहीं उसके इतिहास में ही ये तैयारियां छिपी हुई हैं। उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको NCERT कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर NCERT के कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से अगर आप मोटे तौर पर उठाकर देखेंगे तो NCERT के कंसेप्ट्स के अंदर GS की तैयारी कर सकते हैं। जो भी जब आप इनकी तैयारी करेंगे तो उसके लिए NCERT का कंसेप्टर बैच हम लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप इस कंसेप्टर बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। फीस हमने बहुत ज़्यादा कम रखी है और वो भी फीस जो है वो 500 रुपीज़ पर मंथ की फीस है। इससे आपको आपकी पॉकेट पे भी बुरा असर नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर दबाव भी नहीं आएगा और मेरा मानना ये है कि तैयारी भी आपकी जारी रहेगी। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है ईरान और इजराइल। यहाँ अगर आप देखते हैं तो छोटा ये ईरान और इजराइल का मामला अगर यहाँ आपको नक्शे में दिखाई दे जाए तो बड़ी मुश्किल से ईरान लिखा हुआ आता है, छोटा सा एक देश है। यहाँ एक इजराइल देश है और ये ईरान। यहाँ आप देखेंगे तो लगभग 15 दिन के अंदर अंदर दोनों देशों की सरकारें बदली हैं। 2 या 3 जून के आसपास इजराइल के अंदर नेफ्ताली बेनेट की सरकार आई है, जो और ज़्यादा कट्टरवादी हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर रईसी की सरकार आई है और ये भी बहुत ज़्यादा कट्टरवादी हैं। ऐसे में ईरान और इजराइल दोनों के बीच में दुश्मनी इस हद तक है कि ईरान के जो सबसे सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला खामेनी, इन्होंने तो यहां तक कह दिया, अयातुल्ला खामेनी ने तो यहां तक कह दिया कि इजराइल अरब देशों के अंदर मिडल ईस्ट में एक कैंसरस ट्यूमर की तरह है और इसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे निकालकर फेंक देना चाहिए। इस हद तक दुश्मनी है और यकीन मानिए यहां इन दोनों के बीच में एक देश जो इस समय पर फंसा हुआ है वो है अमेरिका, और अमेरिका इजराइल को अपने साथ रखना चाहता है एज अ फ्रंट लाइन स्टेट। यानी फ्रंट लाइन स्टेट का मतलब यह होता है कि अमेरिका के नाम पर अमेरिका से पहले इजराइल ही हमला कर देगा। लेकिन अमेरिका ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील करना चाहता है। अब अमेरिका की क्या मजबूरी है ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करना, उस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर जिस तरीके का माहौल है, हम इस चीज पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्या इजराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है और उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। दोस्तों, जैसे ही राइसी ईरान के प्रेसिडेंट बने, असलियत में जो स्टेटमेंट्स आई, उन स्टेटमेंट्स को अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो राइसी इलेक्टेड एज PM, राइसी जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए तो उसके बाद ईरान की क्या स्टेटमेंट थी वो मायने रखता है। सॉरी, इजराइल की क्या रिएक्शन था वो मायने रखता है। इजरायली रिएक्शन को अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो 3 पार्ट्स में वो रिएक्शन दिखाई देता है। 3 पार्ट्स में या 3 फेजेस में वो रिएक्शन, या ये 3 ग्रुप्स में मोटे तौर पर बांट कर देखेंगे। मीडिया, सबसे पहले मीडिया ने क्या रिएक्शन दिया, नेफ्ताली बेनेट इन्होंने क्या रिएक्शन दिया, और तीसरा इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो चीफ हैं इन्होंने क्या रिएक्शन दिया। सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव या सबसे ज़्यादा डिसिसिव IDF चीफ का जो रिएक्शन था वो था। और यहां मीडिया ने जो रिएक्शन दिया और साथ में मीडिया को ऑफिशियल्स ने बयान दिया,
जो इजरायली ऑफिशियल्स हैं उन्हें ध्यान में देखेंगे कि मीडिया और इजरायली ऑफिशियल्स ने यह कहा, नाउ इजराइल हैव नो ऑप्शन बट टू प्लान फॉर अटैक ऑन ईरान, कि अब इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि उसे ईरान पर अटैक करने की तैयारी कर देनी चाहिए। दूसरी तरफ नफ्ताली बेनेट, इनका बयान क्या था? इनके दो बयान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक था अयातुल्ला खामेनी जो सुप्रीम लीडर थे उनके लिए, और सुप्रीम लीडर के बारे में इनका बयान सीधा सीधा आया कि यू कुड चूज एनीवन एल्स अदर देन दिस हैंगमैन। इस कातिल, इस लटकाने, हैंगमैन कहते हैं कि हैंगमैन कहा गया क्योंकि ये जब जुडिशरी के अंदर थे तो उन्होंने हजारों पॉलिटिकल जो इनके अपोनेंट्स थे उनको लटका दिया था फांसी पर, और 30,000 के करीब लोगों को मार डाला था 1988 के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में इन्हें हैंगमैन कह के बुलाया जाता है। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं नफ्ताली बेनेट कि आपके पास सैकड़ों दूसरे ऑप्शन थे, आपने इस हैंगमैन को चुनकर इजराइल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर दिया कि आप दुश्मनी निभाना चाहते हैं। और दूसरा, उन्होंने जो P5+1 या वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके लिए एक स्टेटमेंट जारी किया कि आप लोग जो इस इजराइल के साथ न्यूक्लियर डील करने जा रहे हो, आप लोग जो इस इजराइल के साथ न्यूक्लियर डील करने जा रहे हो, ये बड़ी खतरनाक है। आपको ये समझना चाहिए कि आप लोग किसके साथ डील करने जा रहे हो, विद whom you are going to deal with। ये दूसरा स्टेटमेंट और ज्यादा चेताने वाला है, खतरनाक है, और खुले तौर पर यह दिखा रहा है कि इजरायली कितने ज्यादा टेंशन में हैं रईसी के आ जाने से। और उसके बाद एक तीसरी स्टेटमेंट जो आईडीएफ चीफ अवीव कोहाबी, जो उनके पूरे नाम, उनकी जो भी प्रोनाउंसिएशन रही होगी, उनकी है। और जो मैं ये पूरा स्टेटमेंट जब पढ़ा तो मुझे ये लगा कि किस तरीके से वो अमेरिका को वार्निंग दे रहे हैं कि हमें तुम्हारी परवाह नहीं है, हम जो करना चाहते हैं वो करेंगे, क्योंकि असलियत में वो जो फ्रंटलाइन स्टेट का जो दुख होता है ना, वो यहां बयान होता हुआ नजर आ रहा है। यू स्टे 11,000 किलोमीटर्स फ्रॉम देम, वी स्टे ओनली 1,000 माइल्स अवे। तुम ईरान से 11,000 किलोमीटर दूर हो और हम सिर्फ 1,000 किलोमीटर दूर हैं। ऐसे में यू मेक पॉलिसीज फॉर देम, दे मेक प्लान्स फॉर आवर एनिहिलेशन। आप उनके लिए सिर्फ पॉलिसी बना रहे हो, न्यूक्लियर डील से लेकर दूसरी, और वो लोग इजराइल के लिए प्लान बना रहे हैं कि कैसे इजराइल का सफाया कर दिया जाए, बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। यू हैव नो स्किन इन द गेम, आवर स्किन्स बियर द मैनी स्कार्स द गेम गेव अस। इस खेल में, इस युद्ध में या इस खेल में आपका क्या है? दूर बैठे हुए हो, तुम्हारा यहां पर कुछ नहीं है, आप नहीं मर रहे, हम मर रहे हैं। As you remain comfortably seated on your global kingship throne, you fail to observe what we go through। आप अपने राजपाट के जो सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं लग रहा कि हमारे साथ क्या बीत रही है। For America it may be one of their many policies। खुले तौर पर अमेरिका का नाम लेते हुए कह रहे हैं कि आपके लिए, अमेरिका के लिए आपकी बहुत सारी पॉलिसीज में से एक होगा, बट इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर इजराइल। ये इजराइल के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। सोचकर देखिए, जब ये शब्द उन्होंने बोले होंगे, एक आर्मी चीफ, एक डिफेंस फोर्स का चीफ ये शब्द जब बोल रहा होता है, तो अंदाजा लगाइए कि उनके दिमाग में ईरान के नाम का कितना खौफ होगा, कितना भय होगा कि अगर ईरान को नहीं मारा और ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो हमारा क्या होगा। सिचुएशन है। और उसके पीछे रीजन भी है, उसके पीछे रीजन 2018 का खामेनी का बयान है। 2018 में खामेनी ने बयान दिया कि आप लोग, मतलब इजराइल इज लाइक अ कैंसरस ऑन मिडल ईस्ट। इजराइल जो है मिडल ईस्ट की धरती पर कैंसर की तरह है, कैंसरस ट्यूमर की तरह है, कैंसर के फोड़े की तरह है, और जब तक इसे खत्म ना कर दिया जाए तब तक इस बीमारी का इलाज नहीं होगा, काट के फेंक दो, इट मींस खत्म। यहां इस स्टेटमेंट से इजराइलियों के लिए
हिटलर द्वारा दी गई प्रताड़ना, जिसमें 60 लाख यहूदियों को, यानी 2/3 यहूदियों की आबादी को खत्म कर दिया दुनिया की धरती, मतलब यूरोप की धरती से, तो अंदाजा लगा सकते हैं वो कौंध गया होगा कि जिस तरीके से हिटलर यहूदियों के लिए बोलता था, ऐसे ही आजकल इजराइल यहूदियों के लिए बोल रहा है। और इसीलिए इनके दिमाग में इसका रिएक्शन के तौर पर इजराइल का जो माइंडसेट बना है, इजरायली माइंडसेट जो इस समय पर बन चुका है, वो ये है कि नेवर अगेन, अब नहीं, अब कभी नहीं। जिस तरीके से हिटलर ने, माइंडसेट, आम जनता का माइंडसेट बहुत मायने रखता है इस मामले में। सामने अगर कोई ये कह रहा है एक ऐसी जनता को कि ये ट्यूमर की तरह इन्हें खत्म करो, और वो जनता, वो पूरी कम्युनिटी, वो पूरा धर्म, वो समुदाय जो अपनी 2/3 आबादी को खत्म करवा के आया हो एक देश के अंदर, एक पूरे कॉन्टिनेंट पर से, तो सोच कर देखिए वो क्या सोचेगा, नेवर अगेन, अब नहीं, अब चाहे कुछ हो जाए, अब ऐसा नहीं होगा जैसे हिटलर ने हमारे साथ किया था। यही माइंडसेट इन लोगों को बिगिन डॉक्ट्रिन के तरफ लेकर जाता है, और यहीं से बिगिन डॉक्ट्रिन की शुरुआत होती है। इजराइलियों ने खुल के बनाई बिगिन डॉक्ट्रिन। बिगिन डॉक्ट्रिन, बिगिन का मतलब और कुछ नहीं, असलियत में इनके मेंकम, इनका नाम जो भी हुआ, बिगिन नाम के प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम ऑफ इजराइल थे, 6th पीएम ऑफ इजराइल। इनका ये बयान था, इनकी ये डॉक्ट्रिन थी। वो साफ कहते हैं नेवर अगेन, अब नहीं। और इसलिए अब अगर हमें हमारी एग्जिस्टेंस के लिए कहीं किसी के पास, हमारे पड़ोसियों के अंदर, हमें जरा सा भी ऐसा लगा कि वो कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी वजह से हमारी एग्जिस्टेंस को खतरा है, और खासकर अगर कोई देश न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने जा रहा है, तो हम उसके घर में घुस के मारेंगे, खुल के कह रही है। बिगिन डॉक्ट्रिन। यस, इजराइल हैव अ राइट टू काउंटर प्रोलिफेरेशन प्रिवेंटिव स्ट्राइक। ये याद रख लीजिएगा जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं काम आएगा इजराइल की पॉलिसी के अंदर लिखने के अंदर। इजराइल हैव अ राइट टू काउंटर प्रोलिफेरेशन प्रिवेंटिव स्ट्राइक। अब आप कहोगे ये कैसे? हां, ये क्या इजराइल ने ऐसा कुछ एग्जांपल दिया है? बिल्कुल दिया है। डेट वॉज 7 जून 1981। 7 जून 1981। टाइम कितना था? 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स के अंदर इजरायली एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स ने इराक के अंदर एक 80% प्रिपेयर हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट उड़ा दिया। 80% तक वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनकर तैयार हो चुका था बगदाद के पास, इराक में, सद्दाम हुसैन की रजीम में। उस न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जो सिस्टम था 80% प्रिपेयर हो चुका था। इजरायली एयरफोर्स गई 15 सेकंड के अंदर निस्तो नाबूद करके वापस आ गई। बिगिन डॉक्ट्रिन। तो सोचकर देखिए, इजराइल अपने अस्तित्व को लेकर, एग्जिस्टेंस को लेकर इतना डरा हुआ है, और क्यों ना डरा हुआ हो। अगर आप देखें, ये छोटा सा देश 6 लड़ाइयां, 6 वॉर्स लड़ चुका है अपनी एग्जिस्टेंस। सोचकर देखिए, जिस दिन इजराइल ने 1948 में अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी, अपने आप को कंट्री डिक्लेयर किया, अरब कंट्रीज उसके ऊपर अगले दिन हमला कर देते हैं। 6 डेडली वॉर्स लड़ चुका है ये एग्जिस्टेंस के लिए। एथनिक क्लिंजिंग के नाम पर हिटलर जितनी बुरी तरीके से यहूदियों को मार चुका है, उससे डरा हुआ है। और यही एक कारण है अब इसके सामने इजराइल का ईरान अमेरिका की न्यूक्लियर डील आती है। ईरान अमेरिका की न्यूक्लियर डील आती है।
ईरान अमेरिका के बीच में होने वाली न्यूक्लियर डील आती है और इजराइल इसके क्लियर पक्ष में है कि यह न्यूक्लियर डील नहीं होनी चाहिए। इजराइल खुले तौर पर कह रहा है कि यह न्यूक्लियर डील नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इजराइल ये कह रहा है कि इजराइल ये कह रहा है कि अगर आप ये न्यूक्लियर डील कर लेते हो तो इस न्यूक्लियर डील में न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा। इसकी तो आप कह रहे हो कि ठीक है न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा, लेकिन आपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इसको कुछ नहीं कहा है और असलियत में न्यूक्लियर वेपन नहीं डील, यानी न्यूक्लियर डील होते ही सैंक्शंस हटेंगे। सैंक्शंस अगर हटेंगे तो पैसा मिलेगा, ट्रेड शुरू होगा। ट्रेड जैसे ही शुरू होगा तो इनकी इनकम बनेगी। इनकम बनने का सीधा सीधा असर यह होगा कि उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने के लिए। अब अगर वो पैसा इन्वेस्ट होगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम में, वो पैसा इन्वेस्ट होगा हमास को और हिजबुल्लाह को मजबूत करने के लिए और उसके साथ साथ बशर अल असद गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए। समझे? यानी जो भी इजराइल के दुश्मन हैं उन सबको मजबूत करने के लिए, यानी न्यूक्लियर डील के बाद ट्रेड से जो पैसा आएगा उससे मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप होगा और उन इजराइल के जो दुश्मन देश हैं उन ताकतों को मजबूती मिलेगी। अब जैसे ही उन ताकतों को मजबूती मिलेगी सबसे पहले थ्रेट किसको होगा? इजराइल को। और खास बात ये, जिस दिन ये न्यूक्लियर डील खत्म हो जाएगी, जिस दिन ये न्यूक्लियर डील खत्म हो जाएगी उसके बाद वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेगा। खुल के नहीं करेगा तो चोरी छिपे करेगा। ऐसे में उसके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, उसके पास मिसाइल सिस्टम भी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है और न्यूक्लियर वेपन भी है। यानी कुछ टाइम के बाद ईरान अमेरिका और बाकी पूरी दुनिया को बेवकूफ बना के एक ऐसे देश के रूप में उभरेगा, ऐसे देश के रूप में उभरेगा जिसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड भी है और मिसाइल्स भी हैं। यानी अब वो यहां से सोचकर देखिए, अपने किसी भी बेस से इजराइल के ऊपर मिसाइल्स छोड़ते हुए देर नहीं लगाएगा। और सबसे बड़ी बात, कौन जानता है वही न्यूक्लियर वेपन हिजबुल्लाह या हमास को पकड़ा दिए जाएं तो वो दोनों के दोनों कब इजराइल के अंदर घुसकर इजराइल को न्यूक्लियर अटैक करना शुरू कर दें, पता नहीं। एक ऐसी कम्युनिटी जिसके दिमाग में हिटलर द्वारा किए गए अत्याचारों का पूरा इंप्रेशन है, उसको ये चीज कही गई और जैसे ही ये चीज कही गई आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों हालात उसके सामने कैसे रहे होंगे। यही एक कारण है इजराइल खुलकर कह रहा है कि अब समय आ गया है ईरान पर हमला करने का। इस पूरे कंसेप्ट को समझिएगा, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है इजराइल के लिए कि अगर ईरान ताकतवर होता है और किसी भी तरीके से ताकतवर होता है तो आने वाले समय में बहुत बुरे तरीके से इजराइल की एग्जिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आएगा। इसीलिए ईरान इस न्यूक्लियर डील को, इजराइल इस न्यूक्लियर डील को नहीं होने देना चाहता। लेकिन अमेरिका की मजबूरी है, क्योंकि अमेरिका अगर इस न्यूक्लियर डील को नहीं करेगा तो ईरान के ऊपर, ईरान जो है चाइना और रशिया के ज़्यादा करीब जाएगा और जितना ज़्यादा चाइना रशिया के करीब जाएगा स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से अमेरिका के लिए उतनी टेंशन्स बढ़ेंगी। अमेरिका की अपनी मजबूरी है, इजराइल की अपनी मजबूरी है। आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।